नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी मोहब्बत हो तुम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। विक्की बेटा नाश्ता तो करके जा। विक्की की माँ विक्की से बोलती है, अरे माँ मैं कॉलेज में कर लूँगा, मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ। विक्की अपनी माँ से इतना बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचकर अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। विक्की तू ये कर सकता है, अपना टास्क स्टार्ट कर, ऐसा उसके दोस्त विक्की से कहते हैं। रोहन, हाँ विक्की तुझे अपना टास्क पूरा करना है। इतने सालों के बाद तो आज हमसे मिला है और आज तो तेरे साथ मस्ती करना बनता है। विक्की ओके ओके कर रहा हूँ टास्क कंप्लीट। धैर्य रखो मेरे भाइयों। काव्या, विक्की की फ्रेंड, एक किस ही तो करनी है तुझे। जो भी लड़की इस गेट से आएगी उसे कर लेना। विक्की ओके गाइस, देखो मेरा कमाल। इतना बोल के विक्की धीरे धीरे गेट की तरफ जाता है और जब वह पहुंच जाता है तो देखता है सामने से चाहत आ रही होती है। वह जैसे ही अंदर कदम रखने को होती है कि विक्की उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि चाहत उसे धक्का देकर पीछे की तरफ धकेल देती है और उसे कसकर एक थप्पड़ लगा देती है। चाहत विक्की से कहती है, ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम, अभी क्या करने वाले थे। विक्की, मुझे तुम्हें किस करना है। चाहत, क्या बेहुदा मजाक है, क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की। यह बोलकर वह उसे दूसरा थप्पड़ और लगा देती है। यह सब विक्की के फ्रेंड मुंह खोले देखते रहते हैं और उनके पास आते हैं। विवेक, सॉरी चाहत, वह हम सब गेम खेल रहे थे तो विक्की ने डेयर चुना तो हमने उसे किस करने को कहा कि जो भी लड़की इस गेट से आएगी उसे इसे किस करना है। काव्या एटीट्यूड से, हाँ तो उसे कर लेने देती। एक किस करने में क्या जाता तुम्हारा, और वह अपना टास्क पूरा कर लेता। रोहन गुस्से से, चुप रहो काव्या, पूरा कॉलेज हमें ही देख रहा है। रोहन चाहत से कहता है, सॉरी चाहत, वो विक्की आज ही आया है कॉलेज और वह हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड है तो हम उससे आज मिले, सोचा हम सब मिलकर मस्ती करेंगे, इसलिए हमने विक्की को जल्दी कॉलेज बुला लिया और हम सब गेम खेलने लग गए। विक्की जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा था गुस्से से, स्टॉप इट गाइस, मैं आज ही कॉलेज आया और इसने मेरा ऐसे स्वागत किया, वह भी मुझे थप्पड़ मार कर, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा है। विक्की गुस्से से चाहत का हाथ पकड़कर, और हाँ तुम्हें तो उसका हिसाब करना होगा, चलो मेरे साथ, और उसे खींचकर कार की तरफ ले जाता है। चाहत, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो। रोहन, छोड़ दे यार, जाने दे। विक्की, कैसे छोड़ दूं यार, इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो उसे ले जाकर कार की सीट पर झटके से धक्का दे देता है और कार का दरवाज़ा लॉक कर देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गुस्से में गाड़ी को सड़क पर दौड़ा देता है। गाड़ी को वह एक फार्म हाउस के पास रोकता है और गाड़ी में से चाहत का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है, उसे खींचकर फार्म हाउस के अंदर ले जाता है और अपने रूम में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। इससे चाहत संभल नहीं पाती है और बेड पर जाकर गिर जाती है। विक्की गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, थप्पड़ का हिसाब तो करके रहूँगा। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर आ जाता है और उसे बाहर से लॉक कर देता है और शराब निकाल कर गुस्से से वह बोतल पर बोतल चढ़ाए जा रहा था। उसे होश ही नहीं रहता कि उसने कितनी शराब पी ली। चाहत रूम के अंदर एक कोने में बैठी बैठी रोती रहती है और कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, जब उसने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैंने थप्पड़ मार दिया। कोई बदतमीजी करेगा तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही। अगर इस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो यह सोचते सोचते वह घबराने लग जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। यह सब सोचते
ज़ोर से बहुत तेज़ रोने लग जाती है। तभी झटके से दरवाज़ा खुलता है तो भी देखती रह जाती है कि विक्की ने तो शराब पी रखी है और बहुत गुस्से में भी है। वह उसे देखकर भागने की कोशिश करने लगती है कि विक्की उसका हाथ पकड़कर खींचकर बेड पर गिरा देता है और दरवाजे अंदर से लॉक कर देता है। वह चाहत के नज़दीक जाने लगता है और चाहत पीछे पीछे खिसकने लगती है और रोते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, होश में आओ। विक्की हंसते हुए गुस्से से, अब देखोगी तुम विक्की को थप्पड़ मारने की सज़ा। इतना कहकर वह चाहत के पास जाता है और झटके से उसके पीछे से बालों को पकड़ लेता है। चाहत रोते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, जाने दो। पर विक्की से उसे पकड़कर अपने नज़दीक ले आता है और उसके होठों को अपने होठों से चूमने लगता है। चाहत रोती रहती है पर वह उसे नहीं छोड़ता है और गुस्से में और शराब के नशे में धुत उसे चूमता ही रहता है। कुछ देर बाद झटके से उसे छोड़ देता है और बेड पर गिर जाता है तो उसे बेड पर सोते देख जल्दी से भागने लगती है। दरवाजे पर आकर लॉक खोलने लगती है कि उसे विक्की के हंसने की आवाज़ आती है। विक्की बहुत तेज तेज हंसते हुए कहता है, अभी क्या जल्दी है तुम्हें भागने की, अभी तो हिसाब बराबर करना बाकी है। इतना बोलकर वह उसे पकड़ लेता है और अपने नज़दीक कर लेता है। चाहत चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे, लेकिन वह चाहत की एक नहीं सुनता। उसकी पकड़ चाहत पर तेज होती जाती है और वह उसे उठाकर बेड पर पटक देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहता है। उसे नहीं पता कि वह उसके साथ क्या किए जा रहा है। चाहत झटपटाते रह जाती है पर उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाती। विक्की ने उसके साथ क्या कर डाला उसे कोई आभास नहीं रहता और चाहत बेहोश हो जाती है तो विक्की उसे छोड़कर उसके बगल में सो जाता है। जब चाहत को होश आता है तो वह अपनी दशा देखकर सहम जाती है और कपड़े पहन जल्दी जल्दी वहाँ से निकल सड़क पर दौड़ने लगती है। उसे आभास होता है कि अंधेरा हो चुका है। वह तेज तेज कदमों से अपने रूम पर पहुँच जाती है और सीधा अपने रूम में जाकर बेड पर पड़ जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपनी अलमारी से अपनी माँ की फ़ोटो देखती हुई कहती है, देखो ना माँ, आज क्या हो गया मेरे साथ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी, वह तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। और दूसरी माँ, सौतेली माँ, वह तो मुझे ताने मार मार के मार डालेगी। मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते कहते तेज़ तेज़ रोने लगती है और सोचने लग जाती है, मैंने ही पापा से जिद करके यहाँ पढ़ने के लिए बोला था कि पापा मैं आगे MBA करना चाहती हूँ, मैं यह सब कर लूँगी, मुझे मेरी स्कॉलरशिप से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आपका मैं एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूँगी, बस मुझे आगे पढ़ना है। उसकी दूसरी माँ, सौतेली माँ, ने तो मना ही कर दिया, क्या ज़रूरत है अपनी पढ़ाई की, बहुत पढ़ ली, अब तेरी शादी कर देंगे तो हमारा पीछा नहीं छूट जाएगा, हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी है, कब तक तू इस घर से जाएगी। चाहत रोते हुए, प्लीज़ मम्मी पापा पढ़ने दो ना मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिली है कि मैं अपना MBA कंप्लीट कर सकती हूँ। चाहत के पापा गुस्से से, यह क्या स्कॉलरशिप लगा रखी है, हम क्या तुझे पैसे नहीं देते, हम तेरा खर्च नहीं उठाते। चाहत, नहीं पापा, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो यह कह रही हूँ कि मेरा स्कॉलरशिप से मेरा MBA कंप्लीट हो जाएगा। पापा, ओके बेटा, जैसा तुम चाहो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हो, और हाँ, अपने लिए रूम ही ले लेना, खाना बनाना तुम्हें आता ही है तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, वैसे भी हॉस्टल वाले तो ज़्यादा पैसे ही लेते हैं और रूम लेके थोड़ी बचत भी हो जाएगी। चाहत, ओके पापा, थैंक यू वेरी मच। सौतेली माँ, कहीं रहे हमें क्या, अच्छा ही है, घर से तो दूर ही रहेगी, पर बाहर रह के हमारी नाक मत कटवा देना, सिर्फ तुझे पढ़ाई की ही परमिशन मिली है, नए नए बॉयफ्रेंड बनाने की नहीं। चाहत, ओके मम्मा, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदा होने पड़े, मैं लड़कों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूँगी।
पापा ओके बेटा जाओ, अपनी तैयारी पूरी करो जाने की। थोड़े दिन बाद वो बेंगलोर पहुंच जाती है और वो अपने लिए रूम भीड़ वाली जगह से थोड़ा दूर एकदम शांत माहौल में ले लेती है और उसके बाद वो मन लगाकर पढ़ाई करती है, जिससे वह पूरे कॉलेज की होनहार स्टूडेंट बन जाती है। पर वह किसी लड़के की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती है, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था। देखते ही देखते उसके दिन निकल गए। अब उसका इस साल कॉलेज का लास्ट ईयर था। वो इस साल भी मन लगाकर पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी, पर पता नहीं कहां से उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई जिससे उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो ये सब सोचते सोचते सो जाती है। उधर जब विक्की को होश आता है तो वो अपने आप को देखता है कि मेरा सर इतना भारी कैसे हो गया। ये सब सोचते सोचते उसे वो घटना याद आ जाती है कि उसने गुस्से में चाहत के साथ क्या कर डाला। विक्की, ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया। आज ही कॉलेज आया और आज ही ये कांड कर दिया। पर मुझे क्या, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। मुझे थप्पड़ मारेगी, उस थप्पड़ की सजा तो उसे मिल गई, पर पापा, उन्हें क्या जवाब दूंगा। कहाँ था पूरे दिन। कोई ना, उन्हें भी मना लूँगा। और वो लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, आखिर वो एक राजनेता जो ठहरे। कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता तो वो क्या चीज़ है। पर उस लड़की की वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया। पापा ने मुझे इतने सालों बाद बुलाया और बीच में ही पढ़ाई कंप्लीट करवा रहे हैं। कोई ना, वो भी कर लूँगा। ये कहकर वो तेज़ तेज़ हंसने लगता है। वो वहाँ से निकलकर अपने घर चला जाता है और अपने डैड से मिलता है। विक्की, सॉरी डैड, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। डैड, कोई बात नहीं बेटा, तुम बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। मम्मी, कितने दिनों के बाद मेरा बेटा आया है और घर पर तो रहता नहीं, दोस्तों में ही घुसा रहता है। विक्की, सॉरी मम्मा, अब से मैं आपके साथ ही फुल एंजॉय करूँगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह वो उठता है और रेडी होकर कॉलेज चला जाता है और अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। रोहन, विक्की तूने कल क्या किया। विक्की, क्या किया। उसे ऐसा सबक सिखाया है कि मेरे सामने आने के लिए 100 बार सोचेगी। थप्पड़ देना तो अब दूर की बात है। रोहन, बताना विक्की, कहीं तूने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना। विक्की, उसकी बात पर गौर न देकर, मुझे नहीं पता। और तुझे बहुत चिंता हो रही है। तुझे पता है ना उसने मेरे साथ क्या किया था। तुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। रोहन, ऐसा कुछ नहीं है यार, वह एक मासूम सी लड़की है और बहुत होशियार भी है। यहाँ अकेले रहती है और बहुत शांत है भाई, कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। उसे बस अपनी पढ़ाई से मतलब है। विक्की, हाँ तो मैं क्या करूँ। मेरे सामने उसका गुणगान मत कर। विक्रम ठाकुर हूँ मैं, हजारों लड़कियाँ मरती हैं मेरे ऊपर। और तुझे तो पता ही है मेरे पापा कितने पैसे वाले हैं और वह मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं होने दी। मेरे सारे अरमान पूरे किए हैं उन्होंने। आखिर उनका इकलौता बेटा जो हूँ। चल अब ज़्यादा कथा नहीं सुनना और ना सुनाना है। रोहन, ठीक है, चल दोनों क्लास की तरफ चले जाते हैं। इधर चाहत आज तो कॉलेज नहीं जाती, वो बहुत सोचती है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चाहत, काश यह सब मेरे साथ नहीं होता। मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। ऐसा भगवान मेरे साथ ही क्यों करते हैं। अगर पापा और मम्मी को पता चला तो मुझे तो वह मार ही डालेंगे, मेरी शादी करवा देंगे। मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ है। और पुलिस कंप्लेंट की तो वह मेरी कोई कंप्लेंट भी नहीं लिखेंगे। मैं क्या करूं भगवान। अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, उनका सिर्फ पैसा ही चलता है। गरीबों को तो इन्होंने जूती समझ रखा है। और कहीं मम्मी पापा को जरा सी भी भनक पड़ गई तो मुझे वापस बुला लेंगे। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। यह सब सोचते सोचते उसे सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं।
विक्की का तो आज का दिन मौज मस्ती में गुजरा और वह कॉलेज के बाद घर जाता है। अगली सुबह चाहत सुबह उठकर रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसने आज ठान लिया कि अब ना तो वह किसी से बात करेगी और ना ही किसी की तरफ देखेगी, सिर्फ पढ़ाई करेगी। यही सोचते सोचते वह कॉलेज पहुंच जाती है। विक्की और उसके दोस्त कॉलेज में खड़े होकर आपस में ही बातें करने लगे जाते हैं कि सामने से चाहत आ रही होती है। विक्की चाहत को देखकर उस दिन की याद आ जाती है और वह सोचने लग जाता है। इतने में ही चाहत उसके साइड से होकर अपनी क्लासरूम में चली जाती है और वहां जाकर पढ़ाई में लग जाती है। विक्की और उसके दोस्त देखते रह जाते हैं। अब ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। चाहत ना तो किसी से बात करती है, ना किसी की तरफ देखती है। वह रूम से कॉलेज और कॉलेज से रूम तक ही सीमित थी। यह सब बातें विक्की बहुत नोटिस करता है और रोहन से कहता है, यार रोहन, यह लड़की कभी किसी से बात ही नहीं करती, पहले से ही ऐसी है क्या? रोहन, नहीं यार, पहले तो सबसे थोड़ा बहुत बात कर लिया करती थी, पर अब तो ना किसी से बात करती है, ना किसी की तरफ देखती है, बस नीचे नजरें करके रहती है। विक्की, अच्छा कोई बात नहीं, चल कैंटीन चलते हैं। वो दोनों कैंटीन आ जाते हैं और अपने दोस्तों के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। चाहत क्लासरूम में बैठी होती है। आज उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। चाहत सोचती है, यह मुझे आज भूख कैसे लग रही है जबकि मैं तो खाना खाकर आई हूँ। वह उठकर कैंटीन की तरफ चली जाती है और कैंटीन में एक तरफ जाकर बैठकर खाने लगती है। खाना खाकर जब वह जाने लगती है तो किसी लड़के से टकरा जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने वाली होती है कि अमित उसे पकड़ लेता है और सीधा खड़ा कर देता है। लेकिन चाहत उसकी तरफ ना देखकर जल्दी जल्दी क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। अमित, अजीब लड़की है यार, अगर मैं नहीं संभालता तो गिर जाती, और एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। विक्की दूर से ही सब कुछ देख रहा होता है, पर आज उसे चाहत के करीब किसी और का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद चाहत की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे बेचैनी महसूस होती है। उसका कहीं भी मन नहीं लगता है, ना खाने का ना पीने का। वह कहती है, यह अचानक मेरी तबीयत को क्या हुआ? आज शाम को ही मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। यह सब सोचकर वह कॉलेज चली जाती है। अमित कॉलेज में खड़ा होकर दूर से ही चाहत को देखता है और कहता है, कितनी प्यारी लड़की है, मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। ऐसा सोचते सोचते वो चाहत के पीछे पीछे चला जाता है। विक्की अमित से के पीछे खड़ा होता है। उसे अमित की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता और गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। अमित चाहत के पीछे दौड़ लगाते हुए, चाहत रुको यार, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन चाहत रुकती नहीं है और सीधे अपनी क्लासरूम में चली जाती है। अमित, मैं तुमसे दोस्ती करके रहूँगा। विक्की को अमित का चाहत के पीछे जाना अच्छा नहीं लगता। शाम को कॉलेज के बाद चाहत डॉक्टर के पास जाती है और अपनी सारी समस्या बताती है। तब उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सब सुनकर उसे कोई होश नहीं रहता। यह सब क्या हो गया? उसने क्या सोचा और उसके साथ क्या हो गया? वो अपने रूम पर आकर बहुत रोती है और कहती है, यह क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें तो मैं कुछ नहीं बता सकती। यह सब सोच सोच कर उसे रोना आ रहा था। मम्मी पापा तो मेरे साथ साथ इस बच्चे को भी मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, सबसे दूर, कभी उनके सामने नहीं आऊंगी। बस एक बार मुझे मेरी डिग्री मिल जाए तो मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। बस कुछ महीनों की बात है। यह सब सोचते सोचते वह सो जाती है। अगली सुबह वह तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। वो प्रेग्नेंट है, यह बात वह किसी को भी पता नहीं चलने देती।
यह सब सोच रही होती है और जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर से अमित से टकरा जाती है, जिससे अमित उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे एकटक होकर देखता रहता है। चाहत छोड़ो मुझे, यह कहकर वो चुप हो जाती है और सोचने लगती है। उसे पता था कि जब उसने विक्की को थप्पड़ मारा तो उसने उसके साथ क्या किया। यह सोचकर वह जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। अमित क्या आंखें थी, कसम से डूब जाने का मन करता है। अब तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे पाकर ही रहूंगा। विक्की को यह सब बर्दाश्त से बाहर होता है और वो अमित के पास जाकर उससे कहता है, विक्की अमित से दूर रह, उससे आज के बाद कभी उसके आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। अमित क्यों भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत ही प्यारी लगती है। विक्की अच्छा, सिर्फ दोस्ती या और कुछ? और गुस्से से उसकी तरफ देखकर, अगर तूने उसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा वो तू अच्छे से जानता है। अमित लेकिन भाई, वो इतना ही बोलता है कि विक्की उसे चुप रहने का इशारा करता है। अमित विक्की को देखकर चुप हो जाता है। विक्की लेकिन कुछ नहीं, जब मैंने बोल दिया दूर तो दूर। अमित मन में, अगर इससे पंगा लिया तो मेरा बर्बाद होना तय है, इसलिए इससे दूर ही रहना पड़ेगा। विक्की क्या सोच रहा है, जो बोला है दिमाग में बिठा ले। अमित ओके भाई। विक्की गुड। इतना बोलकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं। जिस दिन चाहत की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती, वो कॉलेज नहीं जा पाती थी, जिसकी वजह से विक्की का मन कॉलेज में नहीं लगता है। उसे अब चाहत को देखने की आदत पड़ गई थी। वो हर तरफ चाहत को ही ढूंढता रहता था, पर वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों उसे चाहत को देखने का मन करता है। जब वो उसे देख लेता है तो उसे सुकून मिलता है। आज भी उसका ध्यान कॉलेज के गेट पर ही होता है। उसे चाहत का इंतजार करते करते बहुत टाइम हो जाता है, पर चाहत तो आज कॉलेज ही नहीं आती। रोहन किसका इंतजार कर रहा है? बहुत टाइम हो गया है, क्लास में चल। विक्की तू जा यार, रोहन तू मेरे साथ ही चल। विक्की नहीं जा रहा हूँ, इतना कहकर वो गुस्से में जाने लगता है। रोहन रुक यार, कहाँ जा रहा है इतने गुस्से में? और ये तुझे क्या हो गया है, क्या हुआ है तुझे? विक्की कुछ नहीं यार, जाने दे। रोहन ठीक है, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। विक्की ठीक है चल। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। विक्की गुस्से में गाड़ी चलाता है और अपने उसी फार्म हाउस पर आ जाता है जहां वो चाहत को लाया था। वो गुस्से में शराब पीने लगता है। रोहन क्या हुआ यार, तू आज इतने गुस्से में क्यों पी रहा है? और विक्की को रोकने लगता है। रुक जा यार। रोहन उसकी बोतल को छीन लेता है। विक्की दे यार, पीने दे, आज मैं शराब पीकर अपना गम भुलाना चाहता हूँ। रोहन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। रोहन बोलता है, कैसा गम? तुझे कौन सा गम हुआ है? विक्की यार, जब उसे नहीं देखता हूँ तो बेचैनी होने लगती है। उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी का उसके पास जाना भी अच्छा नहीं लगता है, और वो तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखती। रोहन किसकी बात कर रहा है तू? क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्की मैं चाहत की बात कर रहा हूँ। आज वो कॉलेज नहीं आई, मुझे उसे देखना है, जी भर के हमेशा उसके साथ रहना है। रोहन क्या तुझे चाहत से प्यार है? विक्की मैं ये नहीं जानता, बस मुझे उसे देखकर अच्छा लगता है, ऐसा मन करता है बस उसे ही देखता रहूं। रोहन अच्छा बेटा, तुझे उससे प्यार हो गया है और बोलता है मैं नहीं जानता। कैसा प्यार? सही है बेटा, मत बता। विक्की ऐसा नहीं है यार, मैं सबसे पहले तुझे ही बताता हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन समझने की क्या बात है यार, चाहत से तुझे प्यार हो गया है, वो भी बेइंतहा वाला। विक्की सच यार, सच में मुझे उससे प्यार हो गया है। लेकिन विक्की उदास होकर, यार रोहन, पर मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की। उस दिन जब चाहत ने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने गुस्से में और शराब के नशे में उसके साथ बहुत गलत कर दिया। वो कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी, वो सिर्फ मुझसे नफरत करती है यार, मैं क्या करूं? रोहन यार, तूने उसके साथ इतना कुछ कर दिया और तू मुझे आज बता रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ? वो बहुत ही मासूम है,
तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, उस पर क्या बीती होगी। पर अब तू टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। तुझे अपनी गलती का एहसास है, तू उससे माफ़ी मांग लेना। विक्की: हाँ यार, अब मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगा और अपने दिल की बात भी बता दूँगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। रोहन: ठीक है, तो चल, अब कोई टेंशन मत ले। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उनकी फेयरवेल पार्टी होनी थी, क्योंकि अब उनके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं थे। आज फेयरवेल पार्टी थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। डेकोरेशन, खाना, डांस, सबका इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। आज विक्की बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर डाला हुआ था। बाल जेल लगाकर सेट किए हुए थे, पैरों में जूते और आंखों पर चश्मा लगाए। आज वो एकदम हीरो जैसे लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ चाहत का आज भी मन नहीं था, पर उसके टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स ने उसे आने के लिए बहुत बोला था। वो अपने टीचर्स की बात मान के आ जाती है। आज उसने ब्लू कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। आज तो विक्की उसे देखता ही रह गया। उसकी नज़र बार बार उस पर ही जाकर टिक जाती है। यह सब देखकर रोहन विक्की से कहता है, अरे भाई विक्की, कहाँ है तू? क्या देख रहा है? क्या देखता ही रहेगा क्या उसको? अंदर नहीं चलना? वैसे आज वो बहुत सुंदर लग रही है, उसे अपने दिल की बात बोल देना। आज अच्छा मौका भी है। विक्की: हाँ रोहन, आज मैं उसे बोल दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। रोहन: ठीक है भाई, बोल देना। अब यही बोलने का इरादा है क्या? अंदर नहीं चलना क्या? विक्की: चल। दोनों अंदर चले जाते हैं। चाहत भी अंदर जाकर एक तरफ चेयर पर बैठ जाती है। एक के बाद एक परफॉर्मेंस होती रहती है। विक्की के दोस्त विक्की से गाना गाने के लिए बोलते हैं। वो विक्की से बहुत ही ज़्यादा गाने की डिमांड करते हैं। विक्की: आज तो तुझे गाना गाना ही पड़ेगा। विक्की: वो तो आज वैसे भी खुश था। उसने सोचा आज वो गाने से ही सही चाहत को थोड़ा कुछ फील करा ही देगा। यही सोचकर वो स्टेज पर आ जाता है और स्टेज पर आकर वो गाना स्टार्ट करता है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया। विक्की अपने गाने में इतना खो गया कि जब उसका गाना ख़त्म हुआ तो हॉल में तालियां ही तालियां बज रही थी। लेकिन जब उसने चाहत की सीट की तरफ देखा तो चाहत वहाँ नहीं थी। वो उसके गाने के बीच में ही जा चुकी थी, क्योंकि उसकी अचानक ही तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। जब विक्की ने देखा कि चाहत जा चुकी है और उसने उसका गाना भी नहीं सुना जिसके लिए विक्की ने गाया था, तो विक्की को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज तो वो चाहत को अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर चाहत तो जा चुकी थी। उसने सोचा फिर कभी बता देगा। यही सोचकर वो भी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद ही उनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो गई और सब अपने अपने एग्ज़ाम में लग गए। विक्की भी भूल गया कि उसे चाहत को प्रपोज करना है। उसने सोचा एग्ज़ाम के बाद कर देगा। वो उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था ताकि चाहत अच्छे से एग्ज़ाम दे सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। अब उनके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके थे और रिज़ल्ट भी आ चुका था। चाहत अपने रूम में सोच रही थी कि आज वह कॉलेज से अपनी डिग्री ला करके यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। यही सोचकर वो आज कॉलेज चली जाती है। जब वो अपनी डिग्री लेकर कॉलेज से निकल रही होती है तो वो कॉलेज के गेट पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। आज विक्की भी अपनी डिग्री लेने कॉलेज पहुँचता है तो देखता है कि कॉलेज के गेट पर चाहत बेहोश पड़ी है। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है और उसे लिटाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब उसकी बात सुनकर आते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ करके उसका चेकअप करके विक्की से दवाई लाने के लिए बोलते हैं। विक्की तुरंत दवाई लेने चला जाता है। तब तक चाहत को होश आ जाता है। वह डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मुझे क्या हुआ, मैं बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर, कमजोरी की वजह से इस समय में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था, टाइम पर खाना खाना चाहिए ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे, ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी सही नहीं है।
ऐसे टाइम पर कमजोरी आती ही है, पर टाइम पर ध्यान दिया जाए तो सब नॉर्मल है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 5 मंथ, फिर भी तुम यहाँ अकेले आ गई। किसी को तो अपने साथ लाना चाहिए था। चाहत, यस डॉक्टर, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अपना और बच्चे का भी, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखूंगी। ये सब बातें विक्की रूम के बाहर से ही सुन रहा था। उसके पैरों से तो जमीन ही खिसक गई। वो उल्टा ही गेट से लौटकर अपनी गाड़ी लेकर फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और शराब पर शराब पीने लगता है और तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ये सब क्या हो गया, मैंने उसके साथ ये सब कर दिया और उसने उफ तक नहीं की। क्यों चाहत, क्यों किया ऐसा तुमने? तुम मुझे थप्पड़ मारती, गुस्सा करती, सजा दिलवाती, अकेले ही इतने दिन से दुख झेल रही, क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों अपने साथ ऐसा होने दिया? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही गुस्से में कुछ नहीं देखा और एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ ये कर दिया। और वो गुस्से में बहुत शराब पीने लगता है और कहता है, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अब कभी रोने नहीं दूंगा। हम दोनों अपने बच्चे को बहुत खुश रखेंगे। अब सब सही हो जाएगा। तुम्हारी लाइफ में अब हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी। ये सब सोचते सोचते वो शराब के नशे में बेहोश होकर गिर जाता है और वहीं पड़ा रहता है। उसे कोई होश ही नहीं रहता है। यहाँ चाहत कॉलेज में आकर अपनी पैकिंग वगैरह सब कर लेती है, क्योंकि अब वो ये शहर, अपने मम्मी पापा सब कुछ छोड़कर मुंबई जा रही होती है। शाम को वो अपना सामान लेकर ट्रेन से मुंबई जा चुकी होती है। विक्की को जब होश आता है तो वो अपने आसपास देखता है। सुबह हो चुकी होती है। वो जल्दी जल्दी अपना हुलिया ठीक करता है और निकल पड़ता है चाहत के रूम पर। उसने चाहत का रूम देखा था, क्योंकि वो एक बार उसे देखने यहाँ आया था जब चाहत कॉलेज नहीं आई थी। वो जाकर देखता है कि रूम का तो लॉक लगा हुआ था। वो मकान मालिक से पूछता है कि यहाँ लॉक क्यों लगा है? चाहत कहाँ गई? मकान मालिक, वो तो शाम को ही रूम खाली कर दी, अब पता नहीं कहाँ गई। उसने रूम छोड़ दिया है, अब वो कल रात को यहाँ से निकल गई थी। विक्की ओके कहकर बाहर आ जाता है। कहाँ गई होगी, कहाँ ढूंढूं? वो पागलों की तरह उसे ढूंढता रहता है। वो कॉलेज जाकर उसके घर का पता लगाता है। अगले दिन वो उसके घर पहुंच जाता है और देखता है चाहत वहाँ भी नहीं है। वो उसके पापा से कहता है, अंकल, चाहत यहाँ आई है क्या? पापा, नहीं, यहाँ तो नहीं आई और कुछ दिनों से हमारी उससे बात भी नहीं हुई। विक्की, व्हाट? कहाँ जा सकती है? मैं उसे ऐसी हालत में कहीं नहीं जाने दूंगा। हमेशा मैं चाहत के साथ रहूंगा। पापा, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ है हमारी बेटी को? तुम होश में हो? विक्की, वो प्रेग्नेंट है। पापा, क्या बकवास कर रहे हो? विक्की, नहीं अंकल, मैं सही कह रहा हूँ, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। पापा उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देते हैं। निकल जाओ हमारे घर से। चाहत की सौतेली माँ रोने का नाटक करते हुए, मैंने तो पहले ही कहा था बाहर मत भेजो। अब देखो हमारी नाक कटवा दी। अब हम सबको क्या जवाब देंगे? विक्की, आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं उससे शादी करूँगा, वो बच्चा मेरा है। पापा तुम जाओ यहाँ से, चिल्लाते हुए, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। आज से हमारा चाहत के साथ कोई रिश्ता नहीं, मर चुकी है अब वो हमारे लिए, और तुम कभी भी हमारे पास नहीं आओगे। हम चाहत की भी सूरत नहीं देखना चाहते, हम किसी चाहत वाहत को नहीं जानते। जाओ अब यहाँ से। वो गुस्से से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। सौतेली माँ, अच्छा हुआ जो चली गई, नहीं तो हमारे ही सिर पर मंडराती। कहीं भी जाए, कुछ भी करे, हमें अब उससे कोई मतलब नहीं है। यह कहकर वो मन ही मन हंसती है। विक्की, कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो रोहन को फ़ोन करके सब कुछ बता देता है। दोनों चाहत को सब जगह पागलों की तरह ढूंढते रहते हैं। सुबह से शाम हो गई थी। रोहन, चल यार, कल ढूंढ लेंगे। विक्की, नहीं यार, मुझे उसे आज ही ढूंढना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत गलत किया मैंने उसके साथ, कहकर तेज तेज रोने लगता है। रोहन, शांत हो जा भाई, मिल जाएगी, कहकर उसे गले लगा लेता है। 5 साल बाद, मम्मा मम्मा मैं यहाँ हूँ, पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं तभी रेडी होकर स्कूल जाऊँगा, पकड़ो ना मम्मा। यह कहकर रुद्र अपनी मम्मा के इधर से भागने लगता है।
चाहत, रुक जा रुद्र, तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। यह कहकर वह दोनों पूरे घर में इधर से उधर भागने लगते हैं। तभी समर अपने रूम से बाहर आता है और रुद्र को उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। समर, रुद्र बेटा क्यों मम्मा को दौड़ा रहे हो? चुपचाप कपड़े पहन लो ना और अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाया करो। चाहत दौड़कर उसके पास आती है। समर भाई, इसे नीचे उतारो, कितनी देर हो गई है स्कूल के लिए, लेट हो जाएगा। यह स्कूल के टाइम पर ही इधर से उधर भागता है, लेकिन आज यह स्कूल जरूर जाएगा, इसका कोई बहाना नहीं चलेगा। समर, हाँ चाहत, लो इसे कर दो तैयार। वह उसे गोद से उतार कर चाहत के पास खड़ा कर देता है। और हाँ चाहत, मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा है, मेरी उसके साथ मीटिंग भी है, तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा। चाहत, डोंट वरी भाई, आप मिलो अपने फ्रेंड से और एंजॉय करो, मैं हूँ घर का ध्यान रखने के लिए। समर, ओके। और हाँ, इसको स्कूल छोड़कर ऑफिस तो आओगी ना, तभी तुम्हें अपने फ्रेंड से भी मिलवा दूंगा। चाहत, मुझे नहीं मिलना किसी से, आपको तो मेरी आदत पता है, मुझे लड़कों से नफरत है, बस अपने भाई को छोड़कर। समर, चाहत मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा नहीं है, वह सुलभ और ईमानदार इंसान है, तब मिलोगी ना तुम्हें अच्छा लगेगा। चाहत, ओके भाई, देखती हूँ, अगर मुझे ऑफिस में टाइम मिला तो ज़रूर मिलूँगी। समर, ओके चल बाय। चाहत, बाय भाई। यह कहकर वो रुद्र को जल्दी जल्दी तैयार करती है। हाँ तो रुद्र बेटा, आप दिन भर बदमाश होते जा रहे हो, अपनी मम्मा को इतना परेशान करते हो, आपको पता है आपकी मम्मी के पास कितना वर्क होता है। रुद्र, सॉरी मम्मा, आप तो मेरी स्वीटी सी मम्मा हो, लव यू मम्मा कहकर गाल पर किस कर लेता है। चाहत, लव यू टू मेरा बच्चा, चलो अब आप नाश्ता करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। और रुद्र को समर के मम्मी पापा के पास बैठाकर तैयार होने चली जाती है। समर की मम्मी रुद्र को नाश्ता कराती हैं। बेटा रुद्र, अब आप यम्मी यम्मी नाश्ता करो। यह कहकर वह उसे खिलाने लगती हैं। रुद्र, नानी जी। समर की मम्मी पुष्पा जी को रुद्र नानी कहता है और उसके पापा उदय सिंह जी को नाना जी कहता है। पोहा बहुत यम्मी है, आप जल्दी जल्दी खिलाओ ना। पुष्पा जी, बेटा आराम से खाओ ना, जब तक आपकी मम्मा रेडी होकर नहीं आती। उदय सिंह जी, रुद्र बेटा अपने नाना जी के हाथों से नहीं खाओगे क्या? रुद्र, खाऊंगा ना नाना जी, आप खिला ही नहीं रहे हो, लो खिलाओ। यह कहकर अपना छोटा सा मुंह खोल देता है। यह देखकर उदय सिंह जी भी उसे खिलाने लगते हैं। पुष्पा जी और उदय सिंह जी दोनों ही हैं, उसे नाश्ता खिला देते हैं। तब तक चाहत भी रेडी होकर आ जाती है। चलो बेटा, यह कहकर वह रुद्र को अपने साथ लेकर चलने लगती है। पुष्पा जी, चाहत बेटा अपना भी टिफिन लेकर जाओ, रुद्र के चक्कर में तुम अपना नाश्ता ही नहीं कर पाती हो, ऑफिस में जाकर ही कर लेना। लो टिफिन और जाओ। चाहत टिफिन लेकर गाड़ी में रख देती है और सीट पर आकर बैठ जाती है। चाहत, रुद्र बेटा बैठो जल्दी, हमें लेट हो जाएगा। रुद्र, आया मम्मा। वह आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। चाहत कार ड्राइव कर उसके स्कूल पहुंच जाती है। चाहत, चलो रुद्र बेटा उतरो, आपका स्कूल आ गया। वह उतर कर जाने लगता है। 1 मिनट मम्मा, इधर हो ना मेरी तरफ। यह कहकर वह उसके गाल पर किस करके भाग जाता है। बाय मम्मा, बाय मेरा बेटा। चाहत स्कूल से निकलकर अपने ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में सभी उसको गुड मॉर्निंग मैम विश करते हैं और उसे देखकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यार मैडम क्या लगती हैं, और इन कोट पैंट में तो वो एकदम हीरोइन लगती हैं। यह सब बातें वो लोग रोज करते हैं, क्योंकि चाहत ऑफिस में ही बिजनेस वूमेन ही बनकर आती है। कोट पैंट पहने और ऊपर से आंखों पर चश्मा लगाए एकदम हॉट लगती है, जो देखे बस उसे देखता ही रह जाए। दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखिए इस कहानी के भाग 2 में, जो कि बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। क्या विक्की चाहत को ढूंढ पाएगा? क्या चाहत विक्की को कभी माफ़ कर उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देगी? देखने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।